डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 और प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 को आप अपने गणित में भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। इसमें आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रश्न नंबर 1 में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहां से पहले आप समझेंगे स्वतुल्य सममित और संक्रामक, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे ये पहले आप समझ लीजिए। उसकी तरफ जो है आप बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। पहले यहां से आप गौर करेंगे। तो यहां से आप देखेंगे स्वतुल्य, जैसे कोई संबंध है तो यहाँ पर उस संबंध के अंदर जो है आपका ए का संबंध ए से होना चाहिए। इस प्रकार से ए कामा ए या वी कामा वी या आपके सी कामा सी जो भी है सेम होने चाहिए, यानी ए ए वी वी और सी सी। सही है। या कोई आपका यक्स है तो यक्स कामा यक्स होना चाहिए। सही है, समझिए। यदि आपका वाई है तो वाई कामा वाई होना चाहिए। जेड है तो जेड कामा जेड होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? ये एप्सिलॉन आर। आर आपका क्या है? रिलेशन यानी संबंध। सही है। तब आपका क्या होगा? दिया गया फलन जो है कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। समझ गए आप? कैसा संबंध होगा? स्वतुल्य होगा। ए ए वी वी सी सी या एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी ए आर ए रिलेशन है। ए का संबंध ए से है। वी आर ए यानी वी बी आर वी, सॉरी, समझ गए आप? और बात करें सममित की, सममित का क्या होना चाहिए? यानी ए आर वी। यदि ए आर बी यानी ए रिलेशन बी, ए का संबंध जो वी से है वही आपका जो है बी आर ए होना चाहिए, यानी वही वी का रिलेशन ए से होना चाहिए। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए कामा वी और आपका वी कामा ए ये जो है आर के अंदर यानी एप्सिलॉन आर होने चाहिए, तब आपका होगा सममित। और संक्रामक के लिए आप देख सकते हैं, आपके कोई 3 हैं तो यहाँ से देख सकते हैं जो ए आर वी यानी जो ए का संबंध वी से है वही वी आर सी यानी वी का संबंध आर से होना चाहिए। ए का संबंध बी से है और वी का संबंध सी से है। यदि ए का संबंध जो है वो बी से है और वी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, यानी ए आर सी। तब आपका कैसा होगा? संबंध संक्रामक होगा। तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी ए कामा बी यदि आर में है और बी कामा सी आर में है, तब आपका ए कामा सी भी आर में होना चाहिए। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? यानी ए कामा ए एप्सिलॉन आर। अगर एक्स की बात करें तो एक्स कामा एक्स, वाई की बात करें तो वाई कामा वाई, अगर 1 की बात करें तो 1 कामा 1, यदि 7 की बात करें तो 7 कामा 7। सममित की बात करें तो ए कामा बी एप्सिलॉन आर। यदि ए कामा बी जो है आर में है तो वी कामा सी भी जो है आर में होना चाहिए, आर का अवयव होना चाहिए, तब आपका कैसा होगा? सममित होगा। और संक्रामक के लिए कि ए कामा बी आपका आर में है एप्सिलॉन आर और वी कामा सी ये भी एप्सिलॉन आर, तो आपका ए कामा सी ये एप्सिलॉन आर होना चाहिए, ए कामा सी ये एप्सिलॉन आर होना चाहिए, तब आपका कैसा होगा? संक्रामक होगा। तो आई होप आप स्वतुल्य सममित संक्रामक समझ गए होंगे। समझ गए? किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपका सबसे सिंपल जो है सब्जेक्ट है वो गणित है। कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सबसे कठिन विषय गणित है, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि सबसे सरल विषय गणित है। क्योंकि आप किसी भी विषय को उठा लीजिए, चाहे हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, समाज विज्ञान, सभी में क्वेश्चन को आपको रटना है। उदाहरण के तौर पर आपने हिंदी में तुलसीदास का जीवन परिचय, जिसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुलसीदास का एग्जाम्पल जो है तुलसीदास का जीवन परिचय आपने याद किया, रटा, लेकिन तुलसीदास का ना आकर कबीरदास, सूरदास का आ गया, महादेवी वर्मा का आ गया। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं।
तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आपने तो तुलसीदास का याद किया था, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन गणित में कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। गणित में सिर्फ आप सूत्र याद करें, सही से समझें और सही से रट लें। सिर्फ सूत्रों को आपको याद करना, रटना है। उसके बाद सवालों को आपको रटना नहीं है। भी आपको सूत्र याद है, सूत्र आपको रटे हुए हैं, तो सवाल आप सिर्फ समझ लें और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन आपने समझ लिया, तो ये प्रश्न ना आकर इसी टाइप का यदि दूसरा क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड परीक्षा में, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको उसका सूत्र याद है। आपको उसका सूत्र याद है, आपको उसका सूत्र रटा हुआ है, आपको उस क्वेश्चन का लगाने का तरीका आपको मालूम है कि किस तरीके से, किस टाइप से ये क्वेश्चन लगेगा। तो बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि सेम वही क्वेश्चन आ जाए, उसी टाइप का दूसरा तीसरा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसे भली बात सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपको उसका सूत्र मालूम है और उसे लगाने का टाइप तरीका मालूम है। समझ गए आप? लेकिन और कोई विषय को उठा लीजिए, जैसे विज्ञान में आपका आ गया प्रकाश का प्रवर्तन, आपने याद किया, और आ गया प्रकाश का अपवर्तन, आपने याद किया प्रकाश का परावर्तन, और आ गया प्रकाश का अपवर्तन। तो ये तो है नहीं, जब तक अपवर्तन याद नहीं करेंगे कैसे लिखेंगे उसकी परिभाषा? तो ये होता है, किसी भी आप सब्जेक्ट को उठा लें, जिस क्वेश्चन को आप याद करेंगे वही क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे अच्छी तरह से भली बात लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, अगर उसे आपने नहीं पढ़ा है, नहीं याद किया है, तो आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन गणित में ऐसा नहीं है। गणित में आपने कोई एक सूत्र याद कर लिया है, अब यही आप यहां से देख लें, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक आप निकालना सीख गए हैं। आई होप आप सीख गए होंगे, मैंने बता दिया स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध आपका किस प्रकार से होगा। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, सिर्फ आपको ये समझाया है। अब आपको क्वेश्चन चाहे देख ले, प्रश्न नंबर 1 को आप देखें, तो चाहे यहां से आपका आप देख सकते हैं, चाहे तो यहां से कोई भी आपका आ जाए। प्रश्न नंबर 1 में आप देख सकते हैं, चाहे फर्स्ट आ जाए, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे 5। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं, देखेंगे गणित में, उसमें भी वे स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे। तो ये है, अब हमने सिर्फ आपको स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक ये निकालना बता दिया है कि आप किस प्रकार से देखेंगे स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है या नहीं है। तो जरूरी नहीं प्रश्न नंबर 1 2 आ जाए, 3 आ जाए, या प्रश्न नंबर 1 का कोई भी भाग आ जाए, आप उसे आसानी से करके आएंगे। इसलिए गणित जो है वो सिंपल होता है। लेकिन और कोई सब्जेक्ट में आपने कोई क्वेश्चन रट के गए, अगर भी नहीं आया तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, डायरेक्ट आप देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो फर्स्ट भाग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट भाग है, उसमें आपका समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके उन्होंने 13, 14 दे दिया है। सही, अगर आप लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और ये आपका रिलेशन आर यानी रिलेशन, इंग्लिश में संबंध को रिलेशन कहते हैं, इसलिए आर से प्रदर्शित कर दिया। ये आपका संबंध दिया गया है x, y सच दैट 3x - y = 0। x, y इस फॉर्म में आपको आर को जो है आपको इस फॉर्म में लिखना है। और वो कहाँ से लिखेंगे? ये आपकी जो परिभाषा दी गई है, ये आपका जो संबंध दिया गया है, ये आपका जो समीकरण दिया गया है, यहाँ से इससे लिखेंगे। आपको ये करना नहीं है, ये लाइनें, ये कोष्ठक कुछ भी नहीं करना है, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। आपको साफ और स्वच्छ लिखना है, समझ रहे आप? यहाँ से ये आपका संबंध दिया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये आपका संबंध जो दिया गया है वो आपका दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में, इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है, ये भी हम कह सकते हैं। तो वो हम कहाँ से लिखेंगे? वो हम यहाँ से लिखेंगे। तो ये आपको जो इससे लिखेंगे वो आप रफ्तार पर भी कर सकते हैं। आप अपने जब बोर्ड परीक्षा में ये करेंगे क्वेश्चन, तो ये जो निकालेंगे वो आप रफ्तार पर निकाल सकते हैं किसी पेज पर। तो यहाँ से हम निकालेंगे आर बराबर जो हम संबंध निकालेंगे रोस्टर रूप में, यानी जो x, y के फॉर्म में हमें लिखना है। और कहाँ से लिखना है? हमारा समीकरण दिया गया है 3x - y = 0। यहाँ से ये देखिए, हम 3x बराबर उधर भेजें y, सही है, या हम लिख सकते हैं y = 3x। बात वही है, क्योंकि दोनों को इधर उधर पलट लिया। नहीं तो आपका निशान क्यों नहीं बदले? देखिए y माइनस था, उधर चला गया प्लस का, अब हम इसे इधर लाए, इसे उधर, दोनों को चेंज किया तो दोनों के निशान चेंज होंगे। तो बात वही है, जो दोनों को हम चेंज कर लिया। सही, तो y = 3x। समझ गए आप यहाँ से? अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से हमें लिखना है इस फॉर्म में x, y के रूप में। x, y पहले x रहना चाहिए, बाद में y आना चाहिए, x, y। और x, y की वैल्यू जो वो कहाँ से होनी चाहिए? आपका समुच्चय दिया गया है, यहाँ से होनी चाहिए।
इससे 1 से ना तो कम वैल्यू होनी चाहिए एक्स वाई की और ना 14 से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ रहे आप? क्वेश्चन को भली भांति अच्छी तरह से देख सकते हैं। समझ रहे आप? तो यहां से देखिए, जब हम x की जगह 1 रखेंगे, देखिए हमने अगर x बराबर 1 रख दिया, x बराबर 1 रख दिया, तब इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर 3 × 1, तो आपका यहाँ से y बराबर 3 एकन 3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो हमने क्या रखा? x1, तो y हमारा क्या आया है? 3। तो देखिए x, y के फॉर्म में बन गया है। समझ गए आप? कॉमा लगा लिया। अब देखिए हमने 1 रख लिया है, अभी x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो देखिए जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं y बराबर आप आ जाएगा 3x है, तो 3 × 2 तो बराबर 6। y बराबर आपका क्या आ जाएगा? 6। तो ये आ जाएगा 2, 6। समझ रहे आप? इसी प्रकार अब 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, ऐसे ही रखते चले जाएंगे जहाँ तक जो बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x1 रखा 3 आया, x2 रखा तो 6 आया, x3 रखा तो y 9 आया, x4 रखा तो y 12 आया। सही, इसके आगे हमने 5, 6, 7 क्यों नहीं रखे भाई? 1, 2, 3, 4 तक ही क्यों रखे? देखिए यदि हम x बराबर रखते हैं 5, तो हमारा y कितना आ जाएगा? y 3 × 3x है 5, तो बराबर 15। x जब हम रखेंगे 5 तो y हमारा आएगा 15, तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा 5, 15। लेकिन आपका जो समुच्चय दिया गया है वो 1 से 14 तक है। समझ रहे आप? तो हमने क्या कहा? जो वैल्यू रखेंगे एक्स वाई की वो 1 से कम नहीं रखेंगे और 14 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यदि हम x की जगह 5 रखते हैं तो y हमारा 15 आ जाता है, जो कि यहाँ पर है नहीं। हमारा समुच्चय 1 से 14 तक है। समझ गए आप? इसीलिए हमने 5 नहीं रखा, क्योंकि 5 का 15 हो जाएगा। 15 हमारा जो है ए में है नहीं, तो यहीं तक रहेगा 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। ये आर को संबंध को हमने रोस्टर रूप में लिख लिया, x, y फॉर्म में लिख लिया। कहाँ से लिखा? ये जो समीकरण दिया गया है। आपको ये लाइनें कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ हम समझा रहे हैं। समझ गए आप? इतना कर लिया। ये आपका समुच्चय क्वेश्चन में दिया गया था, ये आपका संबंध रिलेशन दिया गया था समुच्चय निर्माण रूप में। इसे हमने रोस्टर रूप में लिखा, x, y के फॉर्म में लिखा, जिससे लिखना चाहिए, क्वेश्चन बता रहा है। समझ गए आप? अब यहां से हमें देखना है ये जो संबंध हमारा आर है, जो रिलेशन हमारा आर है, वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। यह भी हो सकता है कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो सकता है, या स्वतुल्य ना होकर सम्मित और संक्रामक हो सकता है, या स्वतुल्य सम्मित ना होकर सिर्फ संक्रामक हो सकता है, या स्वतुल्य संक्रामक ना होकर सिर्फ सम्मित हो सकता है। यह तो हमें चेक करना है कि ये संबंध हमारा क्या है और क्या नहीं है। तो वो हम आपको बता चुके हैं कैसे चेक करना है, हम आपको क्वेश्चन के शुरुआत में ही समझा चुके हैं। तो आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या कहा था? सम्मित के लिए अब फर्स्ट देखिए, हम सम्मित देखते हैं। हमारा क्या होता है? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो फर्स्ट हम स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य और सम्मित, संक्रामक। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हैं, ये ज्ञात करना है। तो फर्स्ट हम स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए हमने आपको क्या बताया है कि ए बी या x वाई यानी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर x, y या a, b होकर ना क्या है हमारा 1, 2, 3 अंक है। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 कहीं पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। रिलेशन आर में देखिए 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 कहीं पर है, आप देख सकते हैं। नहीं है। तो जब नहीं है तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं है, ये हमारा स्वतुल्य नहीं है भाई। हम लिख देंगे चूंकि 1, 1, 2, 2 नॉट एप्सिलॉन आर, यानी आर का अवयव नहीं है, आर में नहीं है, इसलिए ये संबंध आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने हेडिंग डाल दी स्वतुल्य। पहले में स्वतुल्य ज्ञात करना है, सही है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य मैंने आपको बताया ए बी बी। तो यहाँ से देखिए 1 तक 14 तक है। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें 1, 1, 2, 2, इसी प्रकार 3, 3, 4, 4, 5, 5, इसी प्रकार 14, 14 इज नॉट एप्सिलॉन आर, यानी आर के अवयव नहीं है, आर में नहीं है, इसलिए आर जो है संबंध वो स्वतुल्य नहीं है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए आप? अब हेडिंग डालेंगे सम्मित। सम्मित के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सम्मित के लिए मैंने आपको बताया था कि 1, 2 जैसे a, v है
तो v कामा a भी होना चाहिए। यदि x कामा y है तो y कामा x भी होना चाहिए। तो यही हमें यहाँ से देखना है, यही हमें यहाँ से देखना है कि अगर देखिए 1 कामा 3 है, अब देखिए 3 कामा 1 है या 2 कामा 6 है, तो आप देखिए इसका उल्टा 6 कामा 2 है, या 3 कामा 9 है तो इसका उल्टा देखिए 9 कामा 3 है। कहीं पर देख सकते हैं आप, नहीं है, तो ये जो है वो सम्मित भी नहीं है, तो लिख दीजिए यही। तो यहां से आप देख सकते हैं हमने हेडिंग डाल दी सम्मित, सही है। तो देखिए चूंकि 1 कामा 3 एप्सिलॉन आर, 1 कामा 3 तो आर में है, लेकिन 3 कामा 1 नॉट एप्सिलॉन आर, 3 कामा 1 जो है वो आर में नहीं है, इसलिए आर हमारा वो है वो सम्मित नहीं है। समझ गए आप। अब हमें क्या हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालनी है संक्रामक। अब हमें देखना है संक्रामक। संक्रामक के लिए हमने क्या बताया था कि ए कामा बी और बी कामा सी, यानी ए कामा बी पहले कोष्टक का लास्ट और दूसरे कोष्टक का फर्स्ट होने जाना चाहिए। ए कामा बी, जैसे हमने बताया था कि ए कामा बी अगर आर में है, सही है, और बी कामा सी यानी सेम मिल गया, ये भी आर में है, तो क्या होना चाहिए, ये ए कामा सी, ए कामा सी भी जो है वो आर में होना चाहिए, तब तो आपका संक्रामक होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए 1 कामा 3 आर में है, अब देखिए 3 कामा, देखो ए कामा बी फिर बी कामा, तो इसी प्रकार देखिए 1 कामा 3, अब 3 कामा देखिए 9 भी आपका है, अब देखिए 1 कामा 3, 3 कामा 9, तो क्या होना चाहिए 1 कामा 9, देखिए कहीं पर है, नहीं है, तो इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो वही लिख देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हेडिंग हमने डाली संक्रामक, चूंकि 1 कामा 3 कामा 9 एप्सिलॉन आर आर में है, लेकिन 1 कामा 9 नॉट एप्सिलॉन आर, इसलिए आर जो है वो संक्रामक नहीं है। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा ये जो संबंध था वो स्वतुल्य भी नहीं है, और यहाँ से आप देख सकते हैं सम्मित भी नहीं है, और यहाँ से आप देख सकते हैं संक्रामक भी नहीं है। तो नीचे हम लिख सकते हैं अतः संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो यहां से हमने लिख दिया अतः आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाएंगे। इसी क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट भाग का वीडियो बनाकर आप तक पुनः पहुंचाएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट इतनी बारीकी से बताया है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देखेंगे जो प्रश्न नंबर 1 का सेकेंड, थर्ड, 4 और 5 ये भाग दिए गए, इन्हें देखिए पहले हम लिख लेते हैं, पेज पर लिख लेते हैं, उन्हें सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आपको समझाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं 18 मिनट हो गए हैं, सिर्फ प्रश्न नंबर 1 का भाग हमने समझाया, 18 मिनट हो गए हैं। इसी प्रकार सेकेंड में लगेंगे टाइम, थर्ड में लगेगा, 4 में लगेगा, 5 में लगेगा। तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1-1.5-2 घंटे का, और आप इसे ना तो सही से देखेंगे ना समझेंगे, इधर उधर स्किप करेंगे, उब जाएंगे देखते देखते, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप देख सकते हैं आपका टाइम ज़्यादा हो गया है, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम पहले ये जो सेकेंड, थर्ड, 4, 5 भाग हैं इन्हें हम सोल्व कर लेते हैं, एक पेज पर लिख लेते हैं सही से, और फिर आपको थोड़े जल्दी में समझा देंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैं बता देना, तो फिर हम इनका अलग अलग से प्रश्न नंबर 1 का अलग, प्रश्न नंबर 1 का जो सेकेंड, थर्ड, 4, 5 इनके अलग अलग 5 वीडियो बनाकर डाल देंगे, सही से बनेंगे 18-18, 20-20 मिनट के, और समझा देंगे। वैसे मैंने इस प्रकार से आपको फर्स्ट भाग समझाया है कि आपको ये सेकंड, थर्ड, 4, 5 में दिक्कत नहीं होगी। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं थोड़े जल्दी जल्दी में। तो यहाँ से आप सेकंड को देखिए, सेकंड आपका दिया गया यानी संबंध जो आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स इज लेस 4, एक्स जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। जो संबंध में है आप बता सकते हैं, सेकंड में आप देख सकते हैं अपने किताब में सही से देखेंगे कि सबूत बच्चों जो है n के लिए, सही है, n यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ये आपको देखना है। तो यहाँ से देखिए जब ये y बराबर ये आपका दिया गया x प्लस 5, तो यहाँ से देखिए जब हम 1 रखेंगे x की जगह तो y आपका कितना आ जाएगा 6, जब 2 रखेंगे तो y 7, जब 3 रखेंगे तो y 8। अब 4 रख नहीं सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू जो 4 से कम होनी चाहिए। समझ रहे आप, समझ गए यहाँ तक समझ गए। तो इसके आगे अब आप देख सकते हैं
1,1, 2,2, 3,3 देख सकते हैं, इसमें है कहीं नहीं है, इज नॉट एप्सिलॉन आर, इसलिए आर जो है वो सतुल्य नहीं है। समझ गए आप? अब आप देख सकते हैं 1,6 तो है आर में, लेकिन 6,1 आप ऊपर देखिए आर में नहीं है, इसलिए आर आपका सम्मित नहीं है। समझ गए आप? अब देखिए 1,6, अब 6, कुछ और होना चाहिए था, जैसे आप फर्स्ट में देख सकते हैं, जैसे 1,3 आपका था, यहाँ से आप देखेंगे 1,3 सही है, यहाँ से आप देखिए 1,3 आपका था और 3,9, तब हमने 1,9 देखा था, क्योंकि इसका लास्ट इसका फर्स्ट होना चाहिए। और यहाँ से आप सेकंड में देख सकते हैं, ये आपका माना 1,6 है। अब 6,9 या 6,8 कुछ भी होता है, इसका ये लास्ट जो है फर्स्ट होता, वही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा, संक्रामक कहाँ से होगा? तो वही हमने लिख दिया, किसी भी युग्म के लिए आर, x, y एप्सिलॉन आर तथा y, z एप्सिलॉन आर के लिए x, z एप्सिलॉन आर नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं, या ये हमने लिया 2,7, अब 7,8 या 7,10 कुछ भी होता, वही नहीं है। जब हमारा 1,6 और 6, जो होना चाहिए था दूसरा ही नहीं मिल रहा है, तो तीसरा मिलेगा कहाँ से? सही है, तो इसलिए हमने ये भाषा यहाँ से देख सकते हैं आप, इसलिए आर ना तो तुम्हारा सतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। समझ गए आप? अब देखिए थर्ड की तरफ, तो थर्ड की तरफ आप देख सकते हैं, आपको समुच्चय ए बराबर दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और संबंध आर जो दिया गया वो दिया गया एक्स, वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई जो है भाज्य है एक्स से, वाई आपका एक्स से भाज्य है। अब देखिए यदि हम यहाँ से आर को यदि हम लिखना चाहें एक्स, वाई के फॉर्म में, एक्स, वाई के फॉर्म में, यानी रोस्टर रूप में, तो देखिए बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हमने नहीं लिखा है। देखिए 1,1 भी हो जाएगा इसमें, 2,2 भी हो जाएगा, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, क्योंकि y भाज्य है x से, और प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य होती है। देखिए यहाँ से x 1 और y भी 1 है, तो देखिए 1 से 1 भाज्य है, 2 से 2 भाज्य है, 5 से 5 भाज्य, 6 से 6 भाज्य। तो इसलिए हमने ये ना लिखकर, इसे रोस्टर रूप में ना लिखकर, x, y के फॉर्म में ना लिखकर डायरेक्ट लिख दिया है x, y एप्सिलॉन आर। ये आर में मिलेंगे, आर के अवयव होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि प्रत्येक संख्या जो है स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए आर हमारा स्वतुल्य है। समझ रहे हैं? अब देखिए x, y एप्सिलॉन आर लिखिए, y, नॉट एप्सिलॉन आर। देखिए अब एक उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं। देखिए 2,4 तो इसमें मिलेगा, 2,4 भी इसमें मिलेगा, क्योंकि सवाल आपका कह रहा है x, y का मतलब क्या है? y भाज्य है x से, y जो ये वाद वाला जो ये y है ये x से भाज्य। देखिए x हमारा 2 है, तो 2 के 2 दूनी 4 भाज्य है, लेकिन देखिए अब 4,2 करें तो देखिए 4 से 2 भाज्य है नहीं है। समझ गए आप? देखिए जब हमने यहाँ पर किया है 2,4, यानी x हमारा है 2, y का हमारा है 4, तो देखिए 2 से 4 तो भाज्य, यानी x से y जो है वो x से भाज्य। लेकिन यहाँ से अगर हम इसे पलट कर 4,2 लिखते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 से 2 भाज्य नहीं है, ये हमारा x है, y है। सवाल हमारा कह रहा है y जो है वो x से भाज्य होना चाहिए, नहीं है, तो इसलिए हमने लिख दिया x, y तो r में मिलेगा, लेकिन y, x जो है वो r में नहीं मिलेगा, इसलिए r हमारा जो है वो सम्मित नहीं है। समझ गए? यहाँ से आप देख सकते हैं x, y, z एप्सिलॉन आर तथा x, z। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, देखिए 1,5 भी आर में मिलेगा, आर में 1,5 मिलेगा। क्यों मिलेगा? हमारा सवाल कह रहा है x, y का मतलब क्या है? y जो है भाज्य x से, यहाँ पर y हमारा 5 है और x हमारा क्या है? y जो है वो x से भाज्य। देखिए 1 से 5 भाज्य है, 1 से प्रत्येक संख्या भाज्य, सही है। तो देखिए y, z, अब देखिए y हमारा 5 है, तो y, z या हमने इसी प्रकार लिख दिया 5,6 लिख दिया, 5,9 लिख दिया, 5,11 लिख दिया, सही है, या 5, हमने 10 लिख दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमने 5,10 लिख दिया है। तो देखिए अब ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, तो देखिए y x से भाज्य होना चाहिए। देखिए 5 से 10 भाज्य, 5 दूनी 10, तो अब हमारा क्या बनेगा? तीसरा 1,10, क्योंकि x, z, तो देखिए 1 से 10 भाज्य है। समझ गए आप? पहला हमारा 1,5 x, y, 5,10, तो देखिए 1,10 भी तो होगा इसमें, तो इसलिए x, y, z और x, z भी होगा, इसलिए r हमारा संक्रामक है। अतः r स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। समझ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं इसका फोर्थ, यहां से आप देखेंगे इसका फोर्थ भाग, आर बराबर जो आपका रिलेशन दिया गया है, आर बराबर x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक है।
एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। सभी पूर्णांकों की बात की गई है, ना कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, सभी पूर्णांकों की बात। तो देखिए इसमें एक्स और वाई होगा। क्यों होगा? अगर इसे हम रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो देखिए इसके अंदर 1, 2, 2, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 भी हमारा पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक। तो देखिए 1, 1 तो 1 माइनस 1 जीरो आएगा, जो कि एक पूर्णांक है। 2, 2, 3, कोई भी पूर्णांक ले लें, चाहे माइनस का ले लें चाहे प्लस का, सही। तो इसके अंदर होगा, इसलिए आर हमारा सतुल्य है। आप देख सकते हैं एक्स वाई एप्सिलॉन आर तथा वाई एक्स एप्सिलॉन आर होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे इसके अंदर यदि हम लेना चाहें 2, 3, क्योंकि देख सकते हैं आप 2 से 3 जाएगा माइनस का 1, जो कि एक पूर्णांक है, और 3, 2 ले तो देखिए 3 से 2 जाएगा 1, ये भी एक पूर्णांक है। तो इसके अंतर्गत देखिए 2, 3 भी मिलेगा, 3, 2 भी मिलेगा, यानी एक्स वाई भी मिलेगा और वाई एक्स भी मिलेगा, इसलिए हमारा आर जो है वो सम्मित है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड और एक्स जेड भी मिलेगा, क्योंकि हमने कोई उदाहरण के तौर पर लिख लिया, जैसे 1, 5, 7, तो देखिए 1, 7 भी मिलेगा। अब देखिए ये हमने मान लिया ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये हमारा एक्स, ये जेड। देखिए एक्स माइनस वाई पूर्णांक होना चाहिए, 1 से 5 जाएगा -4, जो कि एक पूर्णांक है। वाई जेड पूर्णांक होना चाहिए, वाई से 7 जाएगा -2, जो कि पूर्णांक है। 1 से 7 जाएगा -6, जो कि पूर्णांक है, सही है। तो यहां से हम लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है। अतः आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखेंगे इसके फिफ्थ भाग की तरफ। फिफ्थ भाग यहां से आप देख सकते हैं ये दिया गया। फिफ्थ में देखें आप ABCDE आपके 5 भाग दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए ए यहां से आप देखेंगे रिलेशन जो आपका आर बराबर दिया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। अब यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, आप यहां से एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आए कि एक एक्स तथा वाई या ए तथा बी एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही फैक्ट्री में कार्य करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही गार्डन में रहते हैं, एक ही बगीचे में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जब एक ही में आ जाए तब वो फॉर्म स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। तब आपको जो है आंख बंद करके लिख देना है एक्स वाई एप्सिलॉन आर, इसलिए आर स्वतुल्य है। एक्स वाई एप्सिलॉन आर तथा वाई एक्स एप्सिलॉन आर, इसलिए आर सम्मित है। एक्स वाई एक्स एप्सिलॉन आर तथा एक्स जेड एप्सिलॉन आर, इसलिए आर संक्रामक है। आपको आंख बंद करके ये लिख देना है। अब यहां से आप समझ लें, देखिए एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो देखिए एक्स और वाई एक ही स्थान पर जब एक्स वाई कार्य करते हैं तो एक्स यानी स्वयं तो अपनी जगह पर कार्य कर ही रहा है, होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, क्योंकि जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो कोई भी होना चाहिए, वो तो अपनी जगह पर कार्य कर ही रहा है। अब देखिए एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्वतुल्य के लिए देखेंगे तो जब एक्स वाई की जगह पर कार्य करता है तो वाई एक्स की जगह पर कार्य करता है। बात तो भाई है, एक्स वाई एक ही जगह कार्य करते हैं, यानी एक्स वाई की जगह कार्य करता है, वाई एक्स की जगह कार्य करता है, सही है। अब देखिए एक्स वाई यानी एक्स जो है वो वाई की जगह कार्य करता है, और जेड जो है यानी वाई जो है वो जेड की जगह कार्य करता है। भाई एक्स और वाई, एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई एक ही जगह कार्य करते हैं। यदि हमने कोई ले लिया वाई जेड, तो वाई जेड का मतलब क्या हो गया, वाई जेड का मतलब क्या हो गया कि वाई और जेड जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब हमारा तीसरा क्या बनेगा, एक्स जेड। जो हमारा एक्स जेड बनेगा तो एक्स और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आप समझ गए, जब एक्स और वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो एक्स और जेड भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, सही। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना एक्स वाई एप्सिलॉन तथा वाई जेड एप्सिलॉन आर, तब इसलिए संक्रामक, समझ गए आप। अब सेम आप देख सकते हैं बी में क्या है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मैंने कहा चाहे एक ही मोहल्ले में रहें, चाहे एक ही घर में रहें, चाहे एक ही गांव में रहें, चाहे एक ही शहर में रहें, चाहे एक ही राज्य में रहें, चाहे एक ही जिले में रहें, चाहे एक ही देश में रहें, चाहे एक ही स्कूल में पढ़ें, चाहे एक ही अस्पताल में भर्ती हैं, चाहे एक ही गार्डन में रहते हैं, अगर एक ही ऐसी जगह आ जाती है, एक ही काम करते हैं, तो वो उसे आंख बंद करके लिख सकते हैं कि स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। और ये इस प्रकार से फॉर्म में लिख देंगे। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं।
अब देखेंगे 5 का ए और बी हम बता चुके हैं। अब सी की तरफ देखेंगे। जो 5 का सी है, रिलेशन दिया गया आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए, जब ये बात की जाए कि उससे लंबा है, उससे छोटा है, उससे मोटा है, उससे पतला है, तब यहाँ पर सतुल्य सममित संक्रामक तीनों नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? अब देखिए, एक्स कामा वाई का मतलब क्या है? एक्स जो है वो वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब एक्स कामा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। भाई एक्स कामा वाई का मतलब एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर हम यहाँ पर एक्स एक्स रखते हैं तो एक्स एक्स से, अब कोई भी अपने से कैसे लंबा हो सकता है? आप ही देख लीजिए, आप अपने से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, 1 इंच लंबे नहीं होंगे। कोई भी अपने से लंबा नहीं हो सकता। इसलिए एक्स कामा एक्स और वाई कामा वाई आर में नहीं होंगे, इसलिए आर सतुल्य नहीं है। अब देखिए, एक्स कामा वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई से ठीक लंबा है, और वाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? वाई एक्स से। भाई एक्स कामा वाई का मतलब है एक्स जो है वो वाई से लंबा है, और वाई कामा अगर हम एक्स कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, वाई एक्स से लंबा हो जाएगा। भाई एक्स जो है वो वाई से लंबा है, वाई एक्स से लंबा कहाँ है? वाई तो छोटा है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। इसलिए ये जो ये संक्रामक सम्मित भी नहीं है। इसी प्रकार इसमें मान लिया कि माना एक्स कामा वाई एप्सिलॉन आर, ये तो है कि एक्स जो है वो वाई से छोटा है, तथा वाई कामा जेड भी हमने मान लिया कि आर में मिलेगा। वाई हमारा जो है वो जेड से छोटा है, एक्स हमारा जो है वो वाई से लंबा है, एक्स हमारा जो है वो वाई से लंबा है, और वाई कामा जेड में हमने मान लिया वाई हमारा जो है वो जेड से लंबा है। लेकिन एक्स जो है, एक्स कामा जेड का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स जो है वो जेड से लंबा है, एक्स जो है वो जेड से लंबा है। यह कैसे हो जाएगा? यहां से आप देख सकते हैं। लेकिन एक्स कामा जेड ये नहीं होगा, इसलिए हमारा आर जो है संक्रामक नहीं होगा। पहली बात तो आप यही एक बात समझ के रखें, जब कहीं पर आ जाए कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से मोटा है, एक्स वाई से पतला है, एक्स वाई से चौड़ा है, ये जब बातें आ जाए तो ना तो सतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, और ना ही संक्रामक होगा। समझ रहे हैं आप अच्छी प्रकार से? कोई समस्या हो आप बता देंगे। इसी प्रकार आप डी देख सकते हैं, डी देख सकते हैं। डी दिया गया है संबंध आर, एक्स कामा वाई, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। अब देखिए, जब कोई इस प्रकार का संबंध आ जाए कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई की माता है, एक्स वाई का चाचा है, एक्स वाई का मामा है, एक्स वाई का नाना है, एक्स वाई का ससुर है, एक्स वाई की सास है। जब कोई भी संबंध कोई भी रिलेशन आ जाता है, तब वो ना तो सतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, और ना ही संक्रामक होगा। ये आपको आंख बंद करके लिख देना है। जब जहां पर यह संबंध की बात आ जाए, पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, किसी भी संबंध की बात आ जाए, मामा मामी, भाई बहन, तो इसे आंख बंद कर आप लिख सकते हैं। ना तो वो सतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, और ना ही संक्रामक होगा। यहां से आप समझ भी सकते हैं। देखिए, एक्स कामा वाई का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स एक्स वाई वाई कैसे हो सकता है? एक्स एक्स का मतलब क्या है? एक्स एक्स की पत्नी है, वाई वाई की पत्नी है, और कोई स्वयं की पत्नी कैसे हो सकता है? हो सकता है, तो ये रोंग है, इसलिए ये सतुल्य नहीं है। अब देखिए, एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई की पत्नी है, और वाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? वाई एक्स की पत्नी है। भाई एक्स वाई की पत्नी है, इसका मतलब हो गया वाई एक्स की पत्नी है। एक्स कामा वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई की पत्नी है। अब वाई कामा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? वाई एक्स की पत्नी है। वाई एक्स की पत्नी कहाँ है? वाई तो एक्स का पति है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमने मान लिया कि माना एक्स कामा वाई आर है, यानी एक्स वाई की पत्नी है। पहली बात तो यही गलत हो रहा है। देखिए, जब एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, तो यहाँ पर वाई क्या हो गया? वाई जेंट्स है, वाई पति है, और यहाँ पर वाई कामा जेड का मतलब क्या हो गया? वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड की पत्नी यानी वाई यहाँ पर लेडीज हो गया, भाई लेडीज हो गया तभी तो पत्नी होगा, तो यहीं पर ये गलत हो गया है। सही है, चलो हमने मान लिया है कि एक्स कामा वाई और वाई कामा जेड है, तो एक्स कामा जेड कैसे हो सकता है? क्योंकि एक्स जो है वो वाई की पत्नी है। सही है, तो एक्स तो भाई एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स जेड की पत्नी कैसे हो सकती है? रोंग है, तो ना सतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, ना संक्रामक होगा। इसी प्रकार आप ई देख सकते हैं, सेम डी की तरफ है। ई आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अपने गणित में। क्या दिया गया है? आपका रिलेशन आर दिया गया है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं।
तो सेम आपको डी की तरह लिखना है। हम आपको बता चुके हैं पिता पत्नी, कहीं पर संबंध की बात आ जाए, माता पिता कि वो उसकी माता है, वो उसका पिता है, वो उसकी मामी है, उसकी नानी है, वो उसकी चाची है, वो उसकी बुआ है, कोई भी रिश्ता आ जाए तो ना सतुल्य ना संबित ना संक्रामक नहीं होगा। और जहाँ पर ये आ जाए कि वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही देश में आते हैं, तो आंख बंद कर कर वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सतुल्य संबित संक्रामक तीनों होंगे। और जहाँ पर संबंध की बात दी जाए माता पिता कोई भी, तो वहाँ पर संबित संकल्प और संक्रामक तीनों नहीं होंगे। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो आप हमें बता दीजिए, तो हम अलग अलग वीडियो बना देंगे। प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट भाग का अलग वीडियो बनाएंगे, सेकंड भाग का अलग वीडियो, थर्ड भाग का अलग वीडियो, फोर्थ भाग का अलग वीडियो, और जो 5 में आपके दिए गए हैं ए इसका अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग और ई का अलग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 वीडियो 9 वीडियो आपके बनेंगे। ये हम आपको अलग अलग 9 वीडियो बनाकर समझाएंगे यदि आपको समझ में नहीं आता है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ।